आज की इस वीडियो में हम जो है वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि जीव विज्ञान। ये हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा ये टॉपिक है जीव विज्ञान। पहले हम इसमें पढ़ेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी कि मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों, पौधों को उगने से लेकर उनके व्यापार तक के अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला है कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ जो होता है उसे हम सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान, यहाँ पर रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को, रोगों की पहचान, निदान की विवेचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ईटियोलॉजी कहा जाता है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह क्या होता है? यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। अगला क्वेश्चन है विटिकल्चर क्या है? तो विटिकल्चर यहाँ पर हमारा जो है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को हम क्या कहते हैं? तो ओलेरीकल्चर कहते हैं सब्जियों की खेती को। फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी जो है या शिलालेखों का अध्ययन जो होता है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन कहलाता है। एपिग्राफी क्या कहलाता है? शिलालेखों का अध्ययन। कार्टोग्राफी क्या कहलाता है? तो मानचित्रों का अध्ययन जो होता है वो कार्टोग्राफी कहलाता है। कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन। न्यूमेस्टोमैटिक क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन जो है वो न्यूमेस्टोमैटिक कहलाता है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। हर्पेटोलॉजी क्या है? तो उभयचर और सरीसृप का अध्ययन जो है वो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। उभयचर और रेप्टाइल्स इन दोनों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या कहलाता है? तो आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन जो होता है, आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन, उसे हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है? तो मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन जो होता है दोस्तों वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है दोस्तों? मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पक्षियों के अध्ययन को यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है दोस्तों किससे संबंधित है? रेशम की खेती से संबंधित है सेरीकल्चर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दी है, जैसे कि सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर क्या है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है दोस्तों वो एपीकल्चर कहलाता है। एवीकल्चर पक्षी पालन जो होता है वो एवीकल्चर कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? जैसे कि हमने अभी देखा कि सेरीकल्चर जो है वो रेशम के कीटों का पालन जो है सेरीकल्चर के अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे उच्च वर्णन करता है? तो कौन करता है यहाँ पर? इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है वो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे उच्च वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे उच्च वर्णन करता है? तो कौन कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ईटियोलॉजी जो है वो क्या कहलाता है? रोगों के कारणों का अध्ययन। रोगों के कारणों का अध्ययन जो होता है वो ईटियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी क्या है? तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। इथोलॉजी क्या है दोस्तों?
तो यहाँ पर पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन जो है वो इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन कहलाता है दोस्तों। इथनोलॉजी यह है, यहाँ पर इथोलॉजी जो है वो पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, जबकि इथनोलॉजी जो है वो मानव जाति विज्ञान का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिमेटोलॉजी यहाँ पर रक्त के अध्ययन को जो है वो हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। हिमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है दोस्तों। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं? तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन जो है उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं दोस्तों। टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं? तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन जो है उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। वायरोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? तो विषाणुओं का अध्ययन जो होता है वो वायरोलॉजी कहलाता है। मार्फोलॉजी क्या है यहाँ पर? तो मार्फोलॉजी जो है वो हमारे दोस्तों जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर अकारकी यानी कि अकारकी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉर्फोलॉजी। जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्यों का अध्ययन जैसे कि हमने देख चुके हैं, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या है दोस्तों? तो पुरातात्विक संबंधित जो विज्ञान है, यानी कि पुरातात्विक विज्ञान का जो अध्ययन है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अगला है इक्थियोलॉजी। इक्थायोलॉजी यहाँ पर क्या है? तो मछलियों का अध्ययन जो है वो इक्थायोलॉजी कहलाता है दोस्तों। एंड्रोलॉजी क्या है? तो पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित है। चिकित्सा विज्ञान की शाखा, मतलब पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को हम एंड्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। हमने कहा कि यहाँ पर पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा जो होती है उसे हम एंड्रोलॉजी कहते हैं, यानी कि मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी जो अध्ययन होता है उसे हम एंड्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। यानी कि पुरुष से संबंधित क्या है? एंड्रोलॉजी, पुरुष के स्वास्थ्य से। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहन संबंध है दोस्तों? किसका क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो किससे है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी से है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जैसे कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? तो शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कायिकी का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं हम दोस्तों? तो शरीर के क्रिया विज्ञान कायिकी का अध्ययन जो है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। अनुवांशिकी क्या है दोस्तों? तो इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों के विभिन्नताओं का अध्ययन जो है किया जाता है अनुवांशिकी के अंदर। अगला है क्रमागत उन्नति क्या है? तो क्रमागत उन्नति जो है वो क्रम विकास अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन जो है वो क्रमागत उन्नति कहलाता है। क्या? क्रम विकास अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन के अध्ययन को ही हम क्रमागत उन्नति कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पौधों में बीमारियां होती हैं उसके अध्ययन और वह तरीका जिससे कि पौधे विरोध करते हैं, मतलब अपनी बीमारियों से विरोध करते हैं या संक्रमण से
सामना करते हैं, मतलब पौधे अपनी बीमारी से लड़ते हैं, जिसका मतलब कि विरोध करते हैं, अपने संक्रमण से सामना करते हैं, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो फाइटोपैथोलॉजी यहाँ पर कहलाता है। जैसे कि पौधों के रोग और उनके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को हम फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ पर एडाफोलॉजी के अंतर्गत जो है वो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव, यानी कि जीवित चीजों पर जो मृदा का प्रभाव होता है, यानी कि जीवित चीजों, ध्यान से, जीवित चीजों यानी कि जो जीवित है, लिविंग है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव यानी कि मिट्टी का प्रभाव, मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एडाफोलॉजी जो है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, जैसे कि हमने देखा, एडाफोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है। एंड्रोलॉजी जो है वो क्या है, पुरुषों में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन। अभी हमने देखा था एंड्रोलॉजी क्या है, तो पुरुषों की बीमारी से संबंधित, यानी कि पुरुषों के प्रजनन की बीमारी से संबंधित जो है, यानी कि बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन जो है वो एंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला है एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी क्या है, तो कृषि में पौधों का पोषण व जीवित का अध्ययन जो है, एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन, यानी कि कृषि में मतलब किसानों में पौधों का अध्ययन, जो किसान जो है पौधों का अध्ययन करें और उनके जीवन का अध्ययन करें, जीवन का अध्ययन, उनके पौधों के पोषण का अध्ययन करें, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रोबायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अगला है टॉपिक की डिस्मोलॉजी। डिस्मोलॉजी क्या है, तो डिस्मोलॉजी जो है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, डेमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, तो कौन सी है, एंड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की चिकित्सा कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग यानी कि प्रजनन से संबंधित जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं। ये 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पुरुषों से विशिष्ट रोग जो होता है, पुरुषों में जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी। पुरुषों के विशिष्ट रोग का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है, एंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंड्रोलॉजी, जैसे कि यहाँ पर पुरुषों के बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। ये 4 बार आ चुका है यहाँ पर। तो पुरुषों के बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहा जाता है। बायोफाइकोलॉजी क्या है, तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन जो है वो बायो इकोलॉजी कहलाता है। बायो इकोलॉजी क्या है, तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन प्राकृतिक वातावरण में किसमें, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीव, जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं जीव, उनके जीवों के बीच प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन, यानी कि प्रकृति में और जो उन जीव रह रहे हैं उनके बीच का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बायोफाइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। स्टाकोलॉजी क्या है, स्टाकोलॉजी, तो यहाँ पर कैफ्रिस का अध्ययन यहाँ पर क्या कहता है, स्टाकोलॉजी। मैं यहाँ पर हर मतलब जो पॉइंट आता है उसे कम से कम 2 से 3 से 4 बार रिपीट करता हूँ, जिससे कि ये आपको क्लास में ही याद हो जाए, केवल रिवीजन करने के लिए बस रह जाए और क्लास में ही याद हो जाए, इसलिए इसे मैं 3 से 4 बार वही शब्द बार बार बोलता हूँ, है ना। अगला है डिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, डिस्मोलॉजी, तो शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध यानी कि लिगामेंट का अध्ययन जो है वो डिस्मोलॉजी कहलाता है। डिस्मोलॉजी भी एक बार आ चुका है कि डिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्नायुबद्ध का अध्ययन किया जाता है। स्नायुबद्ध का अध्ययन क्या कहलाता है, डिस्मोलॉजी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, डिस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी डेमोलॉजी शरीर रचना एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध यानी कि लिगामेंट का अध्ययन जो है वो डेमोलॉजी कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी
प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर बोल रहा है यकृत के उपचार और अध्ययन से कौन सा संबंधित है, तो कौन सा है, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी जो है वो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। कौन सी, हेपेटोलॉजी। यहाँ पर हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी कि लीवर, पित्ताशय की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर और अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास के साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हेपेटोलॉजी में 3 चीज का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी, हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन करते हैं, यकृत में मतलब पित्ताशय की थैली का अध्ययन करते हैं, अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन जो किया जाता है, अग्नाशय का, पित्ताशय की थैली और यकृत, यहाँ पर इनके अध्ययन क्या कहते हैं हम, तो हेपेटोलॉजी कहा जाता है। हेल्कोलॉजी क्या है दोस्तों, तो हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन, अल्सर का अध्ययन जो है वो हेल्कोलॉजी कहलाता है। क्या, हेल्कोलॉजी, हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन कहलाता है। जीरिएट्रिक्स क्या है, यहाँ पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन जो है वो वो क्या कहता है, जीरिएट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरिएट्रिक्स जो है वो बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन जीरिएट्रिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान का वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकृत विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी पुस्तक किसकी है, तो कार्ल लिनियस की है। कब लिखी इन्होंने, 1735 में। सिस्टमा नेचुरी बुक किसकी है, कार्ल लिनियस की है। सिस्टमा नेचुरी बुक कार्ल लिनियस की 1735 में इन्होंने लिखा, जिसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगला है नोथोलॉजी। नोथोलॉजी क्या कहलाता है, तो धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वरीय शक्ति का अध्ययन, धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वरीय शक्ति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो नोथोलॉजी कहलाता है। नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन नोथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी क्या कहे दोस्तों, तो शरीर रचना, शरीर की चीड़ फाड़ का अध्ययन जो है वो शरीर एनाटॉमी कहलाता है दोस्तों। सौर विज्ञान क्या है, यानी कि लिमिनोलॉजी। सौर विज्ञान, लिमिनोलॉजी नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रतापों और अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग हैं उसका अध्ययन क्या कहते हैं, तो सौर विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान जो है वो जानवरों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से, ध्यान से, जीवन या पृथ्वी से पूरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और पृथ्वी से संबंधित है, बस इतना याद करना है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और पृथ्वी से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी क्या है, तो शाखा के एंटोमोलॉजी शाखा के अंदर हम कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। किसका, कवकों का अध्ययन हम माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलेंटोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत क्या करते हैं, तो जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन, यानी कि जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलेंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो पादपों के अवशेषों का अध्ययन, प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन जो है वो जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलेंटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डैश तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी जो है वो मानव जैसी प्रजाति, प्राइमेटोलॉजी क्या है, ध्यान से, प्राइमेटोलॉजी प्राइमेटोलॉजी क्या है, तो मानव जैसी प्रजाति जो जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि जो मानव की तरह व्यवहार करते हैं,
मानव की तरह व्यवहार करते हैं, उसके अध्ययन को प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्राइमेटोलॉजी जो है, इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा यानी कि इथनोबॉटनी जो है, इथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर इथनोबॉटनी जो है, यहाँ पर वनस्पति और लोगों के परस्पर संबंध, वनस्पति और लोगों के संबंध का अध्ययन जो है वो इथनोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो एंथ्रोपोलॉजी हमने अभी देखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ी का अध्ययन है? तो मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो आर्किनोलॉजी। आर्किनोलॉजी जो है वो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। आर्किनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी, मानव की सांस्कृतिक या सभ्यता का अध्ययन। मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। अगला है एपिकोलॉजी। एपिकोलॉजी क्या है? तो मधुमक्खियों का अध्ययन। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन जो है वो एपिकोलॉजी कहलाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन एपिकोलॉजी। साइनोलॉजी क्या है? तो कुत्तों का अध्ययन। साइनोलॉजी कुत्ता, मतलब अगर जो कुत्ता को हम शैम्पू से नहवा देंगे तो वो क्या करेगा? साइन करने लगेगा। क्या कर लेगा? साइन, यानी कि चमकने लगेगा। तो साइनोलॉजी, या फिर कुत्ता के ऊपर पेन से क्या करेंगे आप? साइन कर देंगे, ठीक है ना, अपना साइन कर देंगे। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है सारोलॉजी। सारोलॉजी डैश का अध्ययन है? तो सारोलॉजी जो है वो छिपकली का अध्ययन, छिपकली के अध्ययन को हम सारोलॉजी कहते हैं। सारोलॉजी छिपकली के अध्ययन है। एंटोमोलॉजी जो है, एंटोमोलॉजी क्या है? तो ये कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या? एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी क्या है? तो सर्पेंटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, और सीरोलॉजी में किसका? छिपकली का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान में तैयार करता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है डैश लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज कौन सा है? एथनोग्राफी। यहाँ पर एथनोग्राफी जो है, एथनोग्राफी में हम लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाता है, उसे हम अनुसंधान से तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एथनोग्राफी कहते हैं। एथनोग्राफी है ना, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी यहाँ पर क्या है? तो एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। क्या कहलाता है? एथनोग्राफी जो है वो लोगों और संस्कृति का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या? एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जो है वो लोगों की संस्कृति और व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। लोगों की संस्कृति और व्यवहार का अध्ययन एथनोग्राफी कहलाता है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ताओं के अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूलों और प्रथाओं के उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने का बजाय। एथनोबॉटनी क्या कहलाता है? तो अभी हमने देखा एथनोबॉटनी जो है वो वनस्पति विज्ञान की शाखा है। एथनोबॉटनी जो है वो वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी क्या है? वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में जानवरों, पौधों और जीवों के संरक्षित अवशेषों के चिन्हों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों से चिन्ह के आधार अध्ययन का विज्ञान जो है वो जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलेंथोलॉजी कहलाता है।
न यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। पुरातात्विक विज्ञान क्या है, यानी कि आर्कियोलॉजी। मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने के कार्य जो है उसे हम पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजी कहते हैं। औषधि विज्ञान यानी कि फार्मेकोलॉजी क्या है, तो जड़ी बूटियों का अध्ययन जो है वो फार्मेकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है, जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पैलियोटोलॉजी पैलियोटोलॉजी जो है वो डैश के अध्ययन को कहा जाता है, तो किसे, जीवाश्मों के अध्ययन को हम पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। क्या, पैलेंटियोलॉजी जो है वो जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। अगला क्वेश्चन है, आर्कोलॉजी कौन सा है, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार के लिए है, ओंकोलॉजी कैंसर से संबंधित है। ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार के लिए कहा जाता है, तो कैंसर के उपचार के लिए ओंकोलॉजी। यहाँ पर ओंकोलॉजी जो है वो कैंसर से संबंधित है, चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है ओंकोलॉजी। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होती है, इसे क्या कहते हैं, कॉर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुषिता क्या कहता है, ऑस्टियोपोरोसिस, यह क्या है, यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थ में कमी में अस्थिभंगर की प्रबल संभावना होती है ना। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्यकरण है, यानी कि एस्ट्रोजन स्तर में जब कमी होती है तब हमें ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। यानी कि अस्थि भंगुरता की प्रबल संभावना कब बनती है, तो अस्थियों के पदार्थों में कमी जब हो, अस्थियों के मतलब अस्थियों में जब कमी हो, पदार्थों की कमी हो तो अस्थि भंगुरता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस या फिर एस्ट्रोजन स्तर में कमी। एस्ट्रोजन स्तर में कमी जब होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। मधुमेह क्या है, मधुमेह एक लंबी अवधि में, मधुमेह क्या है, एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ोतरी होती है। इसमें क्या होता है, तो एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर में जो बढ़ोतरी होती है उसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। यह अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास के बीटा कोशिकाओं से व्यापित इंसुलिन का उत्पाद नहीं होने के कारण होता है। जब यहाँ पर बीटा सेल से बराबर क्या नहीं होगा, बीटा सेल से इंसुलिन का उत्पादन नहीं होगा। जब बीटा कोशिकाओं से व्यापित इंसुलिन का उत्पादन कम होने लगेगा तब क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। विकृति संबंधित विफलता यानी कि रीनल फेलियर्स, यहाँ पर क्या है, तो विकृकों को खराबी के कारण यानी कि किडनी की खराबी के कारण, किडनी के खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा विकृति विफलता की मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या कहलाता है, तो कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान कहलाता है। कवक विज्ञान में कवकों यानी कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, किसका, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है किसमें दोस्तों, तो एपीकल्चर में। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, छिपकली का अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी में। अगला है इक्थायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो मछलियों का अध्ययन इक्थायोलॉजी में किया जाता है। आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो पक्षियों का अध्ययन जो है वो आर्निथोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, तो माइकोलॉजी जो है वो कवक के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों, किससे, कवक के अध्ययन से। ओनेरियोलॉजी जो है, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, ओनेरियोलॉजी जो है वो सपने का अध्ययन, सपने का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी क्या कहलाता है, सपने का अध्ययन, सपने का अध्ययन ओनेरियोलॉजी कहलाता है। ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है, सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओनेरियोलॉजी, ओ
देखो याद करने की ट्रिक यहाँ पर ओनेरियो, ओनेरियो, ओ नेरियो, मतलब मेरे नर्व में ओ ओ आई थी, कौन ओ आई थी, नेरियो, मेरे नर्व में, ओ नेरियोलॉजी, सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन, मेरे सपनों में आई थी ओ, कौन आई थी, ओ नेरियो, ओ जो मेरे नियर में है, जो मेरे पास में है, ओ नेरियो, ओ नेरियो, ओ नेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने की प्रयास किया जाते हैं। अगला है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी यहाँ पर सभी को पता होगा लगभग, जहर का अध्ययन जो होता है वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विषय विज्ञान यानी कि टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म जो होती है वो चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम टॉक्सिकोलॉजी में क्या करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी जो है वो जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विषय विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण जो होते हैं वो प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे, तो टैक्सोनॉमी जो है वो खगोल विज्ञान की एक शाखा है। टैक्सोनॉमी क्या है, तो यहाँ पर क्या है, तो खगोल विज्ञान की एक शाखा है। टैक्सो क्या है, तो यहाँ पर खगोल विज्ञान की एक शाखा है। देखते हैं टैक्सोनॉमी यहाँ पर, टैक्सोनॉमी यहाँ पर जो है, टैक्सोनॉमी यहाँ पर जैव विविधता से संबंधित, टैक्सोनॉमी यहाँ पर जो है वो किससे संबंधित है, टैक्सोनॉमी यहाँ पर हमारी जैव विविधता से संबंधित है। खगोल विज्ञान की शाखा को टैक्सोनॉमी नहीं कहते, टैक्सोनॉमी जैविक विविधता से संबंधित है। किससे, जैविक विविधता से टैक्सोनॉमी संबंधित है। टैक्सोनॉमी वर्गीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरम रखा। इसने टैक्सोनॉमी जो है वर्गीय विज्ञान की मूल रूप से जैविक विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव जो है वो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा में डाली। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी दिया गया है। किन्हें, तो किन्हें, कार्लोस लिनियस को। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश, जीनस को तथा दूसरा शब्द जाति यानी कि स्पीशीज को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का यहाँ पर उद्देश्य जो है वो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानवों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइटोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यहाँ पर जो है वो क्या कहलाता है, बायोसिस्टमैटिक्स कहलाता है। बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, बायोसिस्टमैटिक्स के अंतर्गत सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइटोजेनिक्स की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनिक की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करता है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीय यानी कि टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऊतक विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इकोलॉजी कहते हैं। जानवरों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम इकोलॉजी कहते हैं। जानवर के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। अब हम जो है वो कोशिका सिद्धांत के बारे में देखेंगे, यानी कि कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य के बारे में, जिसमें हम पहले देखेंगे जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किसमें की थी, तो कॉर्क का निरीक्षण कर की थी। किसका?
कॉर्क का निरीक्षण करके रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी? कोशिका की खोज कॉर्क का निरीक्षण करके की थी, है ना। जैसे कि यहाँ पर कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर किसकी? कॉर्क का निरीक्षण करके की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा कब की गई? 1665 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने कॉर्क के स्लाइड का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क क्या होता है वैसे? तो पेड़ की छाल का एक भाग होता है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क के स्लाइड से जो है उन्हें कोष्ठयुक्त अथवा विभाज्य बक्से दिखे। कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से दिखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए थे उन्हें, रॉबर्ट हुक को। अगला क्वेश्चन है, कोशिका खोज किसने की थी? कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। यहाँ पर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य, केंद्रक हो गया और कोशिका झिल्ली के मध्य जो एक जेली जैसी संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसे स्वजनन की क्षमता होती है कोशिका में। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक से मिलकर बनी होती है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसी पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाई जाती है। कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका और कोशिकांग झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा, इसे हम साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य बोलते हैं। साइटोप्लाज्म का एक जेली जैसी द्रव होता है जो क्या है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य होता है क्या? जेली जैसी संरचना। अगला क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, यानी कि जीव द्रव कुंजन कहते हैं। जीव द्रव कुंजन क्या कहलाता है? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? तो प्लाज्मोलिसिस या फिर कोशिका कुंजी कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका के पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोजन से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नीलहरे शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतुओं कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कौन सा है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो बाह्य आवरण और कोशिका के अंदर के आवरण को अलग करती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। देखो, कोशिका झिल्ली को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के ही नाम है ये, है ना। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सेमी परमिएबल होती है। यह कोशिका के अवयवों को अपने बाह्य वातावरण से
अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की कोशिका झिल्ली, या फिर प्लाज्मा झिल्ली, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले। ये किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर लाने के लिए नियंत्रित करती है। इस जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं? तो अर्धपारगम यानी कि सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब होता है कि अच्छी चीज़ों को अंदर आने देना और बुरी चीज़ों का बाहर भेजना, यही क्या कहलाता है? सेमी परमिएबल। अगला क्वेश्चन है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण में होता है? तो मेटाफेज में होता है। यहाँ पर इक्वेटोरियम इक्वेटोरियम प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोकॉन्ड्रिया किस चरण में होता है? तो प्रोफेज, मेटाफेज। किस चरण में होता है? दूसरे चरण में, मेटाफेज में। प्रोफेज में नहीं होता, किस में होता है? मेटाफेज में होता है। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियम प्लेटों पर कोशिका केंद्र में संरेखित हो जाते हैं और ध्रुवों के तंतु गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। सेंट्रोमियर किसे बोलते हैं? जैसे कि ये यहाँ पर गुणसूत्र, यहाँ मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर एक गुणसूत्र, तो ये यहाँ पर ये है क्रॉस, जहाँ पर है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण होता है। मेटाफेज दूसरा चरण होता है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कौन सी है? कोशिका है। स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं में दोस्तों पेड़ पौधों का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है दोस्तों। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है दोस्तों। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? तो कोशिका है जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। अगला है, कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो कौन सा है? गोल्जी का है। जहाँ पैकेजिंग आ जाए यानी कि पैकेज करने का काम, तो वो कौन करता है? गोल्जी का है। यहाँ पर कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जी काय नामक कोशिकांग जो होती है वो उत्तरदायी होती है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह व परिवहन के में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचन एंजाइम से भरी होती है? तो कौन सी होती है? लाइसोसोम। पाचक एंजाइम से भरी होती है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। कब की थी? तो 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से पाई जाती है। किसमें? जंतु कोशिकाओं में। लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाएं जैसे कि अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दा आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी होती है। इससे मतलब इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसमें, तथा पाचन एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना होता है। इसे आत्महत्या की थैली भी यानी सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकांग में से किसे कोशिका की आत्महत्या थैली सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो अभी हमने देखा लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या थैली कहते हैं। ये जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने 1955 में की थी। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है ना। इसमें ऐसा एंजाइम होता है जिसमें जीव द्रव की घुला या नष्ट कर देता है, जीव द्रव को, है ना, घुला नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। कौन? तो लाइसोसोम। कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे
मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं में पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या थैलेसोसाइडल बैग भी कहा जाता है। राइबोसोम डैश बनाते हैं, तो राइबोसोम कौन बनाते हैं? प्रोटीन जो है वो राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम का जटिल संरचना होती है जो सभी जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सभी में पाए जाते हैं। ये अंतःहृदय जालिका में जुड़े रहते हैं। किससे? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिससे कि जुड़े रहते हैं ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड में प्रोटीन बनाते हैं। अगला है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो दिया था। जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में दिया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं, इसलिए जीव की भौतिक आधार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तरण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। तो कौन सी? लाइसोसोम, जो कि मानव में पाई जाती है और जंतु कोशिका में पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट है कि जैसे कि लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं एवं साथ ही कोशिकाओं की क्लांत भी कहते हैं इन्हें क्लांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री के पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायता होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? तो कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम से कितने क्वेश्चन पूछे गए? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा असत्य है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रितिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर पादप कोशिका में जो है जंतु कोशिका की अपेक्षा बड़ी रितिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी यानी कि ना के बराबर लगभग वैक्यूल जो है वो पाई जाती है पर बहुत छोटी पाई जाती है, जबकि पादपों में बहुत बड़ी पाई जाती है। जैसे कि पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। हाँ, तो बड़ी होती ही हैं, सही है। अगला है, जंतु कोशिकाओं में लवण नहीं पाए जाते। जंतु कोशिकाओं में लवण होता है? नहीं होता, पादप कोशिकाओं में केवल होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, और जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। अगला, कोशिका भित्ति में राजधानी रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में राजधानी यानी कि रिक्तिका बहुत छोटी होती है और अस्थायी होती है। इसमें लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषण वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकाओं स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो कौन ले जाता है? लसिका। लसिका जो है वो क्या काम करती है? अब ये क्या करती है? तरल पदार्थ आंत में अवशोषण वसा को ग्रहण करती है और आंतरिक द्रव के अतिरिक्त कोशिकी स्तर में वापस रक्त में ले आती है। यानी कि जब कमी होती है इसकी लसिका की, तरल पदार्थ की जब कमी होती है तो लसिका जो है वो रक्त में तरल पदार्थ को देने का काम करती है ना। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल
क्या लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थल से वापस रक्त में लाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रक्त निम्नलिखित में से अर्धसूत्री के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्री के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ये गलत लिखा हुआ है। अर्धसूत्र में हमारी क्या होती है? 4 गुनी हो जाती है ना, गुणसूत्र की संख्या में। अर्धसूत्र 2 चरणों में होता है। हाँ, सही बात है। अर्धसूत्र के दौरान जनक कोशिकाओं के जीन प्रणाली कोशिका में मिश्रित होती है। हाँ, तो ये भी सही है कि अर्धसूत्री कोशिका में जो होती है वो जनक कोशिकाओं की जीन प्रणाली कोशिकाओं में मिश्रित होती है, तभी ना ये जीन ट्रांसफर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि जनन ग्रंथि यानी कि गोनॉड्स जनन ग्रंथि यानी गोनॉड्स में अर्धसूत्री युग्मक के उत्पादन में के लिए जो होती है जनन होती है ना। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है। यह निम्न 2 चरणों में होती है, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री में जानवरों में भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है और इस विविधता के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नाभिक को जो है वो कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट है, अवयव अपने में समाहित रखता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? नाभिक जो होता है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है किसी भी जीव में, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। नाभिक कोशिकाओं में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक की कोशिकाओं की क्रियाकलापों की नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका को, मतलब कौन सी कोशिका ऐसी है जिसे कोशिका को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन राइबोसोम प्रोटीन कारखाना राइबोसोम कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, राइबोसोम सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है ना, जिसकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? पशु कोशिका में केवल लाइसोसोम पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, है ना। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज 1955 में डी डुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन करना होता है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। भोजन की जब कमी होती है तो लाइसोसोम क्या करता है? साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सिल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के? केवल समसूत्री। जब चोट लगती है उसमें समसूत्री, है ना, और जनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन। जनन के लिए अर्धसूत्री, जबकि चोट वगैरह लगती है तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्री सिल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है ना। समसूत्री को परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। समसूत्री को परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। क्या? परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है ना। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की काय कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार की, मतलब जो चोट वाला होता है उनका होता है केवल काय कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार की विभाजन मात्र कोशिका विभाजन होकर 2 समान नई संतति कोशिकाओं बनती हैं। अगला है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? न्यूरॉन जो होती है वो पशु कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जंतुओं के शरीर की सबसे बड़ी कोशिकांग न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र की स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान
और विश्लेषण करना होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसमें इसे नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिकाओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो कौन सा है? जल। जल जो है वो कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। कोशिका सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य में शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, है ना। जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोशिकीय, जो बहुकोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर निम्नलिखित संरचना पाई जाती है, जैसे कि केंद्रक और केंद्रिका, जीव द्रव गाल्जिका, कणाभसूत्र, अंतरपद्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक, ये जो होते हैं पाए जाते हैं। जीव द्रव में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और कार्बनिक लवण जो होते हैं वो लगभग 1% पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो वायरस पर लागू नहीं होता। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन यानी कि होता है, जिसे हम ओमनी सेलुला ई सेलुला के नाम उन्होंने दिया। इन्होंने स्लाइडन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोसंक यानी कि प्रोऑन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है ना। बस अपने को याद रखना है कि वायरस पर जो है वो कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होना है, मेन बात ये है। निम्नलिखित में से सुमेलित करें, अभी से हमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारा लाइसोसोम क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। डीएनए क्या है? तो डीएनए हमारा गुणसूत्र है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, डीएनए गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका प्रकार्यतम यानी कि फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिकीय प्रकार्यात्मक जो यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन, कौन सा हिस्टोन जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इस गुणसूत्र के भीतर जिन कोशिकाओं के परमाणु जीनोम है और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से संरक्षित नाभिक जिन की अखंडता को बनाए रखने और जिन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक शिल्प नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूत्री विभाजन जो है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये जो है प्रोफेज, मेटाफेज में जो है वो क्या होते हैं? मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। विभाजन होने के बाद सेल जो होते हैं वो मध्य रेखा पर यहाँ पर स्थित होते हैं, है ना। यहाँ पर सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं यानी कि जर्म सेल्स के अंतर्गत सभी जीव कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल में, कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल में होती है सूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिका यानी कि जर्म सेल के अतिरिक्त सभी जो होती है जीवित कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल्स में होती है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया
निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभाज्योतक कोशिकाओं यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित होती हैं। कौन सी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिकाएं डिवाइडिंग सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। अब देखते हैं हम पादप कोशिकाएं यानी कि प्लांट सेल के बारे में। पादप कोशिकाओं की भित्ति डैश से बनी होती है, तो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप के जंतुओं को कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है दोस्तों, जो पादपों को जंतुओं में भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है दोस्तों। कौन? तो सेलुलोज जो है वो कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। सेलुलोज केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज कहा जाता है। सेलुलोज जो है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का। अगला है कोशिका कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो कौन सा करता है? हरित लवक, है ना। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इसका हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक के प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व जो होता है उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कौन सा पादप केवल लवक जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। लवक की बात करें यानी कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरे झिल्ली से घिरी संरचना होती है। तो आप जो लवक होती है दोहरे झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली हो गई क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। अगला है क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन होता है। इसमें जेंथोफिल और कैरोटीन यानी कि लाल नारंगी रंग होते हैं। जेंथोफिल कैरोटीन किसमें होता है? तो क्रोमोप्लास्ट में होता है, वर्णक होते हैं। मिर्च टमाटर के हरे लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का है ये रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों को संग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है? एंथ्रोसाइन। एंथ्रोसाइनिन जो है, एंथ्रोसाइनिन सब्जियों के रंगों का निर्धारण करता है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण कौन करता है? फलों सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथ्रोसाइनिन करता है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथ्रोसाइनिन वर्णक करता है। कौन सा वर्णक? एंथ्रोसाइनिन वर्णक करता है। एंथ्रोसाइनिन जामुन, प्याज, अनाज, अंगूर, टमाटर, है ना, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। जबकि हीमोसाइनिन हीमोसाइनिन जो है रक्त को नीला बनाता है, जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद है ना। ऑक्टोपस, मकड़ी, केकड़े और बिच्छू में पाया जाता है। कौन सा? तो हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो यह रक्त को लाल बनाता है तथा सभी तथा कुछ अकशेरुकी में पाया जाता है। हीमोइरेथ्रिन की बात करें तो यह रक्त को गुलाबी करता है। हीमोइरेथ्रिन जो है वो रक्त को गुलाबी करता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल क्लोरोनाइट वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? एंथ्रोसायनिन के कारण जो होता है
वो पौधे में नीला, बैंगनी, लाल वर्णक उपस्थित होता है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लोरो फ्लोरोनाइट वर्णक जो होता है एंथ्रोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया? तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसी तरह लाइसोसोम की बात करें ना, जिसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं, वो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर दोस्तों अन्य सभी पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक पर्ण हरित या क्लोरोफिल उपस्थित होता है दोस्तों, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग देता है? तो क्लोरोफिल जो है पत्तियों को हरा रंग देता है। अगला क्वेश्चन है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों का रंग हरा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। अब हम जो है वो देखेंगे ऊतक यानी कि टिश्यू। पहले हम जंतु ऊतक देखेंगे यानी कि एनिमल टिश्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज टिश्यू जो है यानी कि एडिपोज ऊतक जो है वो वसा संचायक यानी कि वसा का संचय कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक होता है, यानी कि एडिपोज ऊतक जो है वो वसा को स्टोरेज करता है। विभिन्न कोशिकाओं में के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होती हैं, एक एरियोलर, दूसरा एडिपोज। तो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो वसा को संचय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊतक क्या होते हैं? ऊतक क्या होते हैं? तो ऊतक जो है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऊतक कहलाती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान हो, ऊतक कहलाती हैं। ऊतक कोशिकाओं को एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होता हो। इस प्रकार समान कोशिकाओं से सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतिकी कहा जाता है। जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू, कोशिका की संरचना उसके कार्य अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। पहला उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। जंतु ऊतक के यहाँ पर 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक यानी जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक। अगला पॉइंट है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर की मांसपेशियों को कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर के गति के संबंध हैं, वो क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ऊतक कहते हैं यानी कि टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्धन विकास की दृष्टि से समान होता है, ऊतक कहलाता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसे हम हिस्टोलॉजी कहा जाता है। रक्त और हड्डियों डैश के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डी जो है वो संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हैं। कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक का उदाहरण हैं। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं, एपिथेलियल ऊतक कहलाते हैं। जो बाहरी आवरण को मनुष्य के बाहरी आवरण को रक्षा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतक की
बनी होती हैं। जितनी भी होती हैं सब ऊतकों की बनी होती है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। संयोजी ऊतक का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है, तो हड्डी जो है वो एक संयोजी ऊतक है। हड्डी, रक्त है ना, ये संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है दोस्तों, तो कौन सा है, हड्डी जो है वो दोस्तों एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक संयोजी ऊतक है, कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर ब्लड जो है वो हमारा एक संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त डैश प्रकार का ऊतक का एक उदाहरण है, तो किसका है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है रक्त दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है, तो रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है, हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं दोस्तों। कौन सा ऊतक, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मुख की परत से डैश से बनी होती है, तो मुख की परत जो होती है वो पपड़ीदार उपकला यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। मुख की परत जो होती है वो पपड़ीदार उपकला ऊतक यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। पपड़ीदार उपकला ऊतक, मुख की परत। एपिथेलियल उपकला ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। एपिथेलियल ऊतक जो होती हैं वो ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी परत का निर्माण करती है। ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, घनाकार उपकला ऊतक यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्टूडिफाइड स्तंभाकार उपकला ऊतक, पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। पपड़ीदार उपकला ऊतक को हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ना, जिनमें से पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मुख गुहा, जिह्वा, ग्रास नली और आहार नाल के स्तर की बनते हैं। हमारे शरीर के कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण होता है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनाता है, तो कौन बनाता है, वसा जो है वो ऊतक बनाता है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहले लचीले संयोजी ऊतक, संघनन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल अधात्री पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक के संग्रहण किया जा करते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है, तो पशु ऊतक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर पशु ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक, ये सभी जो है वो पशु ऊतक हैं। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सब यहाँ पर सभी जो है वो पशु ऊतक हैं। पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक चारों पशु ऊतक यानी कि जंतु ऊतक हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसी रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर की तंत्रिका शरीर की लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उसके आपसी संपर्क रखती है। कौन, मेरुरज्जु के द्वारा मस्तिष्क जो है पूरे शरीर का संपर्क रखता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश ऊतक हमारे मुख की आंतरिक अस्तर को बनाता है, तो हमारी मुख की आंतरिक अस्तर को जो है वो सरल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू यानी कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बनाता है। यहाँ पर कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कुपिका जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियल ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इसको सरल सल्की एपिथेलियल कहते हैं। ये ऊतक पतली और चपटी होती है दोस्तों तथा कमजोर स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नाल, मुख का स्तर, यहाँ से नोट करना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होती है उस आहार नाल, मुख का स्तर जो होता है ये क्या होता है, सल्की एपिथेलियल से ढका होता है।
शरीर की रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सेल की एपिथेलियल से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियल कोशिकाओं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों के व्यवस्थित होती हैं। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियल को स्तरित यानी कि स्टडीफाइड सेल की एपिथेलियल स्टडीफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अगला है स्टडीफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू किसमें मौजूद होता है? तो त्वचा में, जैसे कि अभी हमने देखा स्टडीफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो त्वचा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है ऊतक के मैट्रिक्स होते हैं डैश ऊतक के मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में संग्रहित होती हैं। तो कौन सा है? संयोजी ऊतक मैट्रिक्स में होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। संयोजी ऊतक मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं? मैट्रिक्स होते हैं। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन एवं तंतु स्रावित करती हैं, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ऊतक को शरीर प्रत्यास्था एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती हैं, जो कोशिकाएं और तंतुओं के बीच जमा होकर अधात्री का निर्माण करते हैं, जिसका अधात्री मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती हैं? तो पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार यानी कि तंतुओं रेखों से बना होता है, जो समांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होता है। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिसे पेशी ऊतक कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक शरीर में 3 प्रकार में होती हैं। कौन कौन सी? तो रेखीय पेशी, अरेखीय पेशी, हृदय पेशी। रेखीय पेशी को हम ऐच्छिक पेशी बोलते हैं या फिर कंकाल पेशी बोलते हैं। अरेखीय पेशी को हम अनैच्छिक पेशी बोलते हैं या फिर चिकनी पेशी बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है दोस्तों? तो एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी भाग एपिडर्मिस कहलाता है दोस्तों। यह त्वचा की स्तरीय उपकला यानी कि स्टडीफाइड एपिथेलियल की कई परतों से मिलकर बना होता है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सल्की परत, स्वच्छ परत, कणिकाय परत और प्रारोही या अंकुरत। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? कौन सा? एपिडर्मिस जो होता है मानव शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। एपिडर्मिस जो है वो क्या है? एपिडर्मिस जो है वो क्या है? मानव शरीर का सबसे भारी एपिडर्मिस मानव शरीर का सबसे भारी हिस्सा होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से संयोजी ऊतक नहीं है? तो यहाँ पर तंत्रिका ऊतक जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है, जबकि आस्थि, उपास्थि और रक्त ये क्या है? संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और 4 भागों में विभाजित किए जाते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अस्थि यानी कि बोन, उपास्थि यानी कार्टिलेज, रक्त यानी कि ब्लड, ये संयोजी ऊतक हैं, जबकि तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका ऊतक का भाग है। तंत्रिका ऊतक क्या है? तंत्रिका ऊतक का भाग है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का ही भाग है। अगला है स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक फेफड़ों के एल्वियोली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां क्या होता है? तो अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक फेफड़ों के एल्वियोली और जानवरों में अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियल स्क्वैमस कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है। बनने वाले ऊतक होते हैं जो सतहों को
सतहों को प्रतिबद्ध करते हैं। स्क्वैमस कोशिका बड़ी, पतली और सपाट होती है और इसमें कई गोले होते हैं, केंद्रक होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में पाया जाता, फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो किस प्रकार कोशिका से? अर्धचर्म कोशिका से जो है त्वचा बनती है। बाह्य त्वचा या अर्धचर्म त्वचा कोशिका स्थूल होता है और उपत्वचा द्वारा आकृत होता है। उपत्वचा क्यूटीन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उपकला या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। उपकला की कोशिकाओं दीर्घित तथा चपटी होती हैं। इसमें कई अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होते। इसमें अतिरिक्त भीतर आवश्यक मृद्युतक कोशिकाओं में समान होता है।